वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इसकी पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है। आज तो जो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था, इस पार्ट 2 वीडियो के अंदर इसे कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, कंडक्टर्स पढ़ा था। अब देखेंगे हम पेज नंबर 31 पर अपनी बुक के कॉन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज कैरीड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स कूलर पार्ट। हीट जो है ट्रांसफर होती है कहाँ से, किस तरीके से हीट कैरी करती है? हॉटर पार्ट से और कोल्डर पार्ट की तरफ बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और ये किसके द्वारा होता है? जो हॉट पार्टिकल के मूवमेंट के द्वारा। जो हॉट पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल गर्म होते हैं, तो उनका जब मूवमेंट होता है हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। क्या है इसमें? सिर्फ इस प्रोसेस के अंदर लिक्विड और गैसेस ही हीट ट्रांसफर करते हैं बाय कन्वेक्शन, बिकॉज in them the particle are less densely packed and free to move। क्योंकि इसके अंदर जो होता है लिक्विड और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल जो होते हैं, क्या होते हैं? लेस डेंसली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, करीब नहीं होते। इसके अंदर पार्टिकल फ्री टू मूव होते हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। सॉलिड जो है हीट को कन्वेक्शन के द्वारा ट्रांसफर नहीं कर सकती, बिकॉज इन द सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट लीव देयर पोजीशन। सॉलिड के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए उनके अंदर जो हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन मेथड से नहीं होती। अब देखिए यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट के यूजेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्या है? कन्वेक्शन करंट्स इन द ओशियन वाटर। कन्वेक्शन करंट्स तो देखेंगे किसके अंदर? ओशियन वाटर में। द ओशियन वाटर नियर द इक्वेटर गेट्स हीटेड बाय द डायरेक्ट सन रेज। इक्वेटर के करीब जो होता है ओशियन वाटर क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। किसके द्वारा? सन रेज के द्वारा। जो सूरज की किरणें होती है उनसे जो है इक्वेटर के करीब जो है पानी, समुद्र का पानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट द ओशियन वाटर इन दिस रीजन बिकम्स हॉटर। तो इस रिजल्ट में क्या होता है? इस नतीजे में क्या होता है? समुद्र का पानी जो होता है, ओशियन वाटर जो है, उस रीजन का क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है एंड लाइटर, और हल्का हो जाता है। क्योंकि जब गर्म हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हल्का भी हो जाता है। द ओशियन वाटर इन द पोलर रीजन इज कोल्डर एंड देयरफॉर डेंसर। क्या है? पोलर रीजन में जो है ओशियन वाटर क्या होता है? वो ठंडा हो जाता है और बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। बीइंग लाइटर द करंट्स ऑफ द वार्म वाटर स्टार्ट फ्लोइंग। जब क्या है लाइट जब वो हल्का हो जाता है तो उसके जो है वार्म वाटर जो है स्टार्ट होता है फ्लोइंग करना, बहना शुरू कर देता है। मतलब जब पानी जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि वो हल्का हो गया, तो क्या करता है? फ्लो करना शुरू कर देता है। द सरफेस ऑफ द ओशन फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन। क्या होता है? जब वो पानी जो है वहाँ का गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो लाइटर हो जाता है, तो अब वो क्या करता है? उस जगह से फ्लो करना शुरू कर देता है। इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ क्या करता है? वो फ्लो करता है, बहना शुरू कर देता है। करंट्स ऑफ कोल्ड वाटर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पोलर रीजन। और फिर क्या होता है? जो कोल्ड वाटर के जो करंट्स है, ठीक है, वो क्या होता है? वो भी फ्लो करना शुरू कर देता है पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन से। मतलब इक्वेटोरियल रीजन से जो गर्म वार्म वाटर होता है वो फ्लो करता है पोलर रीजन की तरफ, और जो पोलर रीजन में जो ठंडा पानी होता है वो क्या करता है? वहाँ से फ्लो करके इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। सच फ्लो ऑफ ओशियन वाटर फॉर्म्स ओशियन करंट। और इसी की वजह से जो होता है, इस फ्लो की वजह से ही क्या होता है? ओशियन करंट्स होते हैं। मतलब जो बहाव होता है, जो उसका पानी जो बहने का वो जो रीजन है, वो यही कारण है, इस कन्वेक्शन करंट की वजह से ही। समुद्र के अंदर जो वो होता है वो इसी की कारण ही होता है। पानी जो है फ्लो करना शुरू कर देता है। वो जो लाइट पानी होता है, वो जो गर्म पानी होता है वो ठंडे की तरफ चलता है, ठंडा वाला जो है गर्म की तरफ को फ्लो करता है। तो इस तरीके से एक करंट बन जाता है, एक चैनल बन जाता है वाटर के फ्लो का ओशन के अंदर। सेकेंड, कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर ऑफ द रूम। अब देखेंगे कन्वेक्शन करंट इन द एयर ऑफ द रूम। रूम के अंदर जो है कन्वेक्शन करंट देखेंगे किस तरीके से हवा के अंदर होता है। ब्रीथिंग बाय द पीपल लिविंग इन अ रूम।
क्या है, जो लोग जो है रूम के अंदर रह रहे हैं तो वो क्या है, सांस लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो इस वजह से क्या होता है, रूम के अंदर जो है मॉइस्चर की परसेंटेज और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है हवा में जो है रूम के बढ़ जाती है। मोreover the air gets warm, और इस वजह से क्या होता है, वहाँ की जो रूम की जो हवा है वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। The moist and warm air containing carbon dioxide is light and hence rise up। क्या है, जो मॉइस्ट मतलब नमी और क्या है, जो गर्म हवा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। इज लाइट, वो क्या होती है, हल्की होती है। एंड हैंस राइज अप, और फिर वो ऊपर की तरफ को उठ जाती है, मतलब जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर की तरफ को फ्लो करने लगती है, ऊपर जाने लगती है, ठीक है। जो हमेशा जो है हल्की चीज़ ऊपर को उड़ती है और भारी चीज़ नीचे गिरती है। तो क्या है, जब वो हवा वहाँ की वो हो जाती है, हल्की हो जाती है और वो वार्म और उसके अंदर नमी होती है, तो वो हवा जो है ऊपर की तरफ को राइज कर जाती है। इट देन पासिस आउट द वेंटिलेटर, और इस वजह से ये जो है जब लाइट हो जाती है तो वो वेंटिलेटर से बाहर की तरफ जाने लगती है। टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस द कोल्ड एंड फ्रेश एयर फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज फ्लो इन। तो इस जगह को दोबारा ऑक्यूपाई करने के लिए जो होता है, क्योंकि ये जो गर्म हवा है वो तो वेंटिलेटर के जरिए बाहर चलेगी, और डोर और विंडो के जरिए जो है उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए, घेरने के लिए जो है ठंडी हवाएं जो है विंडो और डोर्स के जरिए जो है अंदर आती हैं। Thus, continuous circulation of air is maintained within the room by the convection current। और ये जो है जो सर्कुलेशन है एयर का, ये किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है रूम के अंदर, कन्वेक्शन करंट के जरिए। क्योंकि जो गर्म चीज़ है, गर्म हवाएं वो बाहर की तरफ जा रही है और ठंडी हवाएं जो है अंदर आ रही है। तो ये एक तरीके से करंट बनना है, एक सर्कुलर एयर का जो चैनल बनना है, ये किसके द्वारा बनना है, किस प्रोसेस के द्वारा, कन्वेक्शन करंट्स के जरिए। थर्ड देखिए रूम हीटर। रूम हीटर की बात करें, रूम हीटर्स आर प्लेस्ड एट द फ्लोर ऑफ द रूम। क्या है, रूम हीटर जो है क्या है, रूम के फ्लोर पर रख दिया जाता है। एयर हीटेड बाय द रूम हीटर राइजेस अप एंड द कूलर एयर फ्रॉम द हायर लेवल कम्स डाउन एंड गेट्स हीटेड टू गो अप अगेन। क्या होता है, जब आप रूम हीटर को आप फ्लोर पर रख देते हैं रूम के, तो क्या होता है, गर्म हवाएं जो है रूम हीटर से जो है हवा जो है वहाँ की गर्म हो जाती है, और वो गर्म होकर वो ऊपर को राइज अप हो जाती है, ऊंची उड़ जाती है, और उसकी जगह जो है ऑक्यूपाई करने के लिए नीचे को ऑक्यूपाई करने के जो ठंडी हवाएं जो है जो हायर लेवल से वो नीचे की तरफ को आने लगती है। कम्स डाउन एंड गेट्स हीटेड टू गो अप एंड अगेन। क्यों, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ को जाती है, तो ठंडी हवा नीचे से आती है, फिर दोबारा वो भी गर्म, इस तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है। Thus the convection current are set up in the air and the whole room gets warmer। और इस तरीके से जो है वो पूरा कमरा जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर को चली जाती है, ठंडी हवा जब नीचे आती है वो भी गर्म हो जाती है फिर ऊपर। तो इस तरीके से पूरा रूम जो है वो कैसा हो जाता है, वो गर्म हवा से फिल हो जाता है बाय कन्वेक्शन currents। Number 4, air conditioner। Air conditioners are fitted at higher level on the wall of the room। एयर कंडीशन को किस पे क्या है फिट किया जाता है, हायर लेवल पर, दीवार के, ठीक है, मतलब दीवार पर ऊंचाई पर जो है एयर कंडीशन को, एसी को लगाया जाता है, फिट किया जाता है। कोल्ड एयर फ्रॉम द एयर कंडीशन बीइंग हैवियर मूव्स डाउनवर्ड। क्या होता है, जो ठंडी हवाएं जो होती है, क्योंकि हमने एसी को दीवार के ऊंचाई पे रख रखा है, जो ठंडी हवा जो है क्योंकि वो भारी होती है, हैवियर होती है, तो वो क्या है, मूव्स करती है डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। Therefore the hot air at the lower level being lighter moves upward and gets cooled and comes down once again। क्या होता है, जब ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है तो जो नीचे लाइटर वार्म हवा होती है, क्योंकि वो गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ को जाती है। जब ऊपर जाती है तो वो एयर कंडीशन जो उसे भी ठंडा कर देता है, फिर वो नीचे आती है तो नीचे की जो गर्म होती है ऊपर जाती है। तो इस तरीके से एक सर्कुलर वे में ये जो है काम होता है। तो 10 कन्वेक्शन करंट्स आर सेट इन द एयर एंड द होल रूम गेट्स कूलर फास्टर। और इस तरीके से जो है वो पूरा कमरा जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, क्योंकि एसी से जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है, और नीचे की जो गर्म हवा है फिर ऊपर जाती है, तो एसी जो है फिर ठंडा कर देता है, वो नीचे आ जाती है। इस तरीके से जो है जो रूम है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है।
अब देखिए आफ्टर सनसेट द लैंड लूजेस हीट फास्टर दैट द सी वाटर। आप देखेंगे जब सूरज जो है छिप जाता है तो लैंड लूजेस हीट फास्टर, तो ज़मीन जो है जल्दी से जो है उसकी जो गर्मी है वो कम हो जाती है तेजी के साथ। देन द सी वाटर के कंपैरिजन में एज अ रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज वार्मर एट नाइट। तो इस वजह से क्या होता है, इस नतीजे में जो है समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होती है, ठीक है, रात के समय में। द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर राइज अप एंड टू टेक इट्स प्लेस cooler air from the land start moving toward the sea. The convection current from the land to the sea is called land breeze. तो क्या होता है कि जैसे ही सूरज जो छिप जाता है तो ज़मीन जो है जल्दी से ठंड हो जाती है, मगर जो है समुद्र का पानी जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो इस वजह से जो रात के समय में जो है समुद्र के ऊपर जो हवा होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज अप हो जाती है, और जो लैंड पे जो हवा होती है वो ठंडी होती है, तो वो ठंडी हवा जो है समुद्र की तरफ जाती है, सी वाटर की तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है। तो वो उस गर्म हवा ऊपर चली जाती है, तो सी के ऊपर जो हवा जो एरिया है उसे वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस तरीके से जो है जो गर्म हवा है वो धरती पर आती है, वो ठंडी हो जाती है, और वो ठंडी होने के बाद वो किधर की साइड में जाती है, सी की तरफ जाती है। नाइट में ऐसा होता है, तो हवा जो है रात में जो है ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है, ठंडी हवा है, और समुद्र की जो है सी जो ब्रीज है वो गर्म जो है वो किधर की साइड जाती है, लैंड की तरफ। इस तरीके से एक सर्कुलर वे में जो है काम होता है, जो सर्कुलर जो एक साइकिल की फॉर्म में जो है ये जो ब्रीज है वर्क करती है। तो इसलिए हम जो है, क्योंकि हवा जो है ठंडी हवा किधर से आ रही है, लैंड की तरफ से, तो इसलिए क्या है, ये क्या होती है, लैंड ब्रीज होती है। तो आपने देखा डे टाइम में जो होता है सी ब्रीज होती है कि समुद्र की ठंडी हवाएं धरती पर जाती है, ज़मीन पर जाती है, मगर एट नाइट जो रात में जो है जो धरती की जो ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ आती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो समुद्र से हवा जो जा रही है ज़मीन की तरफ तो वो सी ब्रीज कहलाती है, और जो ज़मीन से जो हवाएं आ रही है ठंडी समुद्र की तरफ तो वो क्या कहलाती है, लैंड ब्रीज कहलाती है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्वेक्शन करंट की वजह से हो रहा है। अब देखते हैं रेडिएशन। Direct transfer of heat from a hot body to the cold body having no contact between them and without the help of any medium is called radiation. रेडिएशन क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है हीट का एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के लिए बिना कांटेक्ट के। कोई कांटेक्ट नहीं होता बिटवीन, मतलब दोनों बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, किसी तरीके का संबंध नहीं होता, फिर भी जो है हीट ट्रांसफर होती है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में और विदाउट किसी मीडियम के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन इन अ रेडिएशन हीट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट हीटिंग द मीडियम। क्या है, रेडिएशन जो है, इस रेडिएशन में जो है हीट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन की और बिना किसी मीडियम को हीट किए हुए। A hot body radiates heat in all directions just as the light bulb gives out light in all the direction। क्या है, हॉट बॉडी जो होती है वो रेडिएट करती है हीट इन सभी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन में। जैसे कि एक बल्ब जो है सारी डायरेक्शन में क्या है, अपनी लाइट को जो है क्या है, रेडिएट करता है एक तरीके से सारे तरफ जो है, एक बल्ब जो है लाइट को बिखेर देता है अपनी। All hot objects whether solid, liquid or gases transfer heat by radiation। क्या है, सारे जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो अपनी हीट को ट्रांसफर कर देते हैं बाय रेडिएशन के जरिए। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर सॉलिड, लिक्विड और गैस। रेडिएशन को जरूर आवश्यकता नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस एज ए मीडियम। मतलब क्या, रेडिएशन को किसी मीडियम की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड और गैस, उससे आवश्यकता नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। The radiation can takes place in the vacuum also। रेडिएशन जो है वैक्यूम में भी हो जाता है। We get the heat of the sun by radiation of heat। जो क्या है, जो हमें जो हीट मिलती है सन की, वो किसके द्वारा मिलती है, रेडिएशन ऑफ हीट के जरिए मिलती है। The heat radiation passes through medium such as air and glass without heating them। क्या है, क्या हीट रेडिएशन जो है पास हो जाती है किसमें से, एयर और ग्लास में, बिना उन्हें हीट किए। मतलब क्या है, हीट रेडिएशन जो है हवा से भी पास हो जाती है और ग्लास से भी पास हो जाती है, मगर हवा को भी गर्म नहीं करती और ग्लास को भी गर्म नहीं करती, बिना गर्म करे वो पास हो जाती है। All substance that absorb radiation get heated up
वो सारे सब्सटेंस जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। बट ऑल द सब्सटेंस डू नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन टू द सेम एक्सटेंट। अगर सारे सब्सटेंस अगर हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन इट एंड द सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड द कलर ऑफ द बॉडी। क्या है, अगर जो सब्सटेंस हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते तो जाहिर सी बात है वो ठंडे वो गर्म ही नहीं होंगे। हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ये डिपेंड करती है बॉडी के ऊपर, है ना, उसके कितनी दूर से जो डिस्टेंस है, उस बॉडी का कितना डिस्टेंस है यहाँ से हीट रेडिएशन आ रही है, ठीक है, तो उसका जो सोर्स है रेडिएशन का, एंड द कलर ऑफ द बॉडी, और बॉडी का कलर क्या है, मतलब ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कि उसमें जो जहाँ से रेडिएशन आ रही है हीट रेडिएशन वो कितने डिस्टेंस पर है, और उस बॉडी का जो बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर रही है हीट उसका कलर कैसा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है डिस्टेंस भी और कलर ऑफ बॉडी डिपेंड करता है हीट रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने पर, मतलब उसे जज्ब करने पर अपने अंदर। यूजेज ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट, आप यूजेज ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट का देखेंगे किस तरीके से रेडिएशन ऑफ हीट का इस्तेमाल होता है। नंबर 1, डार्क कलर्ड क्लॉथ आर वॉर इन अ विंटर एज दे ऑब्जर्व मोर ऑफ हीट ऑफ द सन एंड कीप अवर बॉडी वार्म। आप देखेंगे सर्दियों के अंदर हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं सूरज की, और जिससे कि हमारी बॉडी जो है गर्म रहे। सेकेंड, वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ आर वॉर्न इन द समर एज दे ऑब्जर्व वेरी लिटिल ऑफ द हीट ऑफ द सन एंड कीप अवर बॉडी कूल। आप देखेंगे गर्मियों के अंदर जो है हम हल्के और सफ़ेद रंग के कपड़े जो है पहनते हैं ताकि वो कम से कम हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें और जो है हमारी बॉडी जो है ठंडी रहे। तो इसलिए हमें जो है गर्मियों के अंदर लाइट कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, और सर्दियों में डार्क कलर, क्योंकि डार्क कलर जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट कलर जो है हीट को बहुत कम मात्रा में जो है लिटिल अमाउंट में जो है एब्जॉर्ब करता है। तो सर्दियों में हमें गर्मी चाहिए तो इसलिए डार्क कलर पहनने चाहिए, और गर्मी में हमें ठंडक चाहिए होती है, ठीक है, तो इसलिए हमें लाइट कलर पहनने चाहिए। सर्दियों में गर्म डार्क कलर, और क्या है गर्मियों के अंदर हमें लाइट कलर पहनने चाहिए। नंबर 3 आप देखेंगे, देखिए पाइप्स ऑफ द सोलर वाटर हीटर एंड कंटेनर्स ऑफ द सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन। आप देखेंगे सोलर वाटर हीटर या एंड कंटेनर ऑफ द सोलर कुकर are painted black so that they can absorb maximum heat radiation from the sun। आप देखेंगे जो सोलर वाटर हीटर है और या जो है कंटेनर ऑफ सोलर कुकर है उसे हम ब्लैक कलर से पेंट करते हैं ताकि वो सन रेडिएशन की हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करें। नंबर 4, द अंडर साइड ऑफ द कुकिंग वेसल्स इज मेड ब्लैक। आप देखेंगे जो है कुकिंग वेसल के अंदर का जो पोर्शन होता है कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, बट साइड्स आर मेड शाइनी, और उसकी जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, चमकदार होती है। द ब्लैक अंडर साइड एब्जॉर्ब द रेडिएंट हीट रैपिडली फ्रॉम द फायर। जो ब्लैक अंडर साइड जो होता है पोर्शन वो क्या करता है, फायर से जो है रैपिडली हीट रेडिएंट को एब्जॉर्ब करता है। द शाइनी साइड्स डू नॉट रेडिएट हीट क्विकली, और क्या है जो चमकदार जो साइड होती है वो हीट को तेजी के साथ जो है रेडिएट नहीं करने देती। Thus the heat get trapped within the vessels which gets hot rapidly। तो आपने देखा बर्तन के अंदर का हिस्सा जो ब्लैक होता है वो हीट जो फायर होती है जो हम चूल्हे पे जब रखते हैं तो वो अंदर का हिस्सा जो है हीट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब करता है, और जो बाहर की जो उसका सरफेस होता है वो चमकदार होता है, वो हीट को जो है बाहर की तरफ जाने नहीं देता, रेडिएट नहीं होने देता। तो इसलिए बर्तन के अंदर वेसल के अंदर जो है हीट जो है ट्रैप हो जाती है और हमारा खाना ईजिली पक जाता है। नंबर 5, टी और कॉफ़ी स्टे हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ चाइनी पॉट। आप देखेंगे चाय और कॉफ़ी जो है लंबे समय तक गर्म रह सकती है अगर हम उसे शाइनी पॉट के अंदर रखें। देन इन द ब्लैकेंड पॉट, बिकॉज द शाइनी पॉट इज पुअर रेडिएटर ऑफ हीट। अगर आप ब्लैकेंड और शाइनी पॉट के अंदर बात करें तो शाइनी पॉट जो होता है उसको पुअर रेडिएटर ऑफ हीट होता है, उसके अंदर कम से कम हीट जो है रेडिएट होती है शाइनी पॉट के अंदर। तो देखिए थर्मोफ्लास्क और वैक्यूम फ्लास्क। हम थर्मोफ्लास्क और वैक्यूम फ्लास्क की बात करेंगे। थर्मोफ्लास्क इज अ डिवाइस इन विच द हीट लॉस और हीट गेन इज मिनिमाइज्ड बाय ऑल द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर।
क्या है, जो थर्मोफ्लास्क होता है उसे उसके अंदर क्या है, जो हीट होती है लॉस और उसका गेन जो है वो बहुत कम होता है बाय ऑल द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र की वजह से जो है जो थर्मोफ्लास्क होता है उसके अंदर हीट लॉस और गेन जो है बहुत ही कम होती है। नंबर 1 कंडक्शन, convection and radiation. It is made of 2 jars, one side the other, one inside the other. The inner jar is double walled bottle made of glass or stainless steel. क्या होता है, वो डबल जार होते हैं, जो उसके अंदर जो इनर जार होता है वो डबल वॉल का होता है। द इनर जार इज डबल वॉल्ड बॉटल मेड ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील। जो अंदर वाला जो होता है जार वो किसका होता है, या तो ग्लास का होता है या स्टेनलेस स्टील का होता है, और उसकी वॉल कैसी होती है, डबल होती है। द स्पेस बिटवीन द 2 वॉल्स इज अ वैक्यूम। और जो उसके अंदर जो बीच में जो डबल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है वो खाली होता है, वो कैसा होता है, वैक्यूम होता है। इन वैक्यूम फ्लास्क हॉट थिंग्स रिमेन हॉट। तो वैक्यूम फ्लास्क के अंदर क्या होता है, जो गर्म चीज़ होती है वो गर्म ही रहती है, एंड द कोल्ड थिंग कोल्ड, और जो ठंडी चीज़ है वो ठंडी ही रहती है। द हीट लॉस और हीट गेन इज मिनिमाइज इन द फॉलोइंग वे। तो इसलिए जो है हीट लॉस और हीट गेन जो है वो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो डबल जो हमारी जो थर्मोफ्लास्क होता है वो डबल एक तरीके से डबल बोतल होती है। जो इनर बोतल जो होती है वो या तो ग्लास की होती है या स्टेनलेस स्टील की होती है, और उसकी भी क्या है, डबल लेयर होती है। और डबल लेयर के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, जो कि हीट रेडिएशन को होने नहीं देता। उसमें हीट रेडिएट जो होती है, हीट ट्रांसफ़र जो होती है बाहर की तरफ बहुत कमी से होती है। तो इसलिए वहाँ जो है अगर कोई चीज़ गर्म है तो गर्म रहेगी, कोई चीज़ ठंडी है तो वो ठंडी रहेगी। Number 1, the vacuum between the double walls of the inner jar prevent the heat transfer by the conduction and convection. जो डबल वॉल होती है उसके बीच में क्या होता है, ये स्पेस होता है, वैक्यूम होता है। तो इस वैक्यूम की वजह से जो है हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसके अंदर ना तो कंडक्शन होता है, ना ही कॉन्वेक्शन होता है। इसके बीच में आप देखेंगे इनर जार जो होता है उसकी डबल वॉल होती है, डबल वॉल के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है। और वो वैक्यूम जो है ना तो कंडक्शन होता है उसमें, ना ही कॉन्वेक्शन होता है। नंबर 2 देखेंगे इसके अंदर। नंबर 2, रेडिएशन इज प्रिवेंटेड बाय द सिल्वरी मेकिंग शाइनी वाइट द वॉल्स ऑफ द बॉटल। क्या रेडिएशन इज प्रिवेंटेड बाय सिल्वरी मेकिंग शाइनी वाइट द वॉल्स ऑफ बॉटल। क्या है, वॉल्स ऑफ बॉटल को कैसे चमकदार बनाया जाता है, सिल्वरी बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो है रेडिएशन जो है ना हो सके, रेडिएशन होने से, हीट रेडिएशन होने से बचाया जा सके, ठीक है। नंबर 3, द स्टॉपर इज मेड ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज होलो प्लास्टिक और कोर। और जो स्टॉपर होता है, जो इसका कैप होता है, उसे गुड इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया जाता है। ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके अंदर हीट जो है ट्रांसफर ना होती हो, ठीक है। सच होलो प्लास्टिक या होलो प्लास्टिक और कोर, या तो वो प्लास्टिक का होगा या कोर का होगा। टेम्परेचर, वी आर फेमिलियर विद द फीलिंग्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड। आप जानते हैं, अच्छी बात ही आप महसूस करते हैं ठंडे और गर्म को। व्हेन वी सिप टू हॉट टी, जब हम उसकी जो सिप लेते होते हैं, घूंट लेते होते हैं चाय का, वी फील हॉट, तो हम क्या महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। व्हेन वी ईट एन आइसक्रीम वी फील कोल्ड, और जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हम ठंडा महसूस करते हैं। तो बी मोर क्लियर, व्हेन वी गो इन द सन वी फील हॉट, व्हेन वी गो इनसाइड द एयर कंडीशन रूम वी फील कोल्ड। आप अच्छे से जानते हैं, जब आप सूरज में जाते हैं, सूरज की रोशनी के अंदर जाते हैं तो वो आपको गर्मी महसूस होती है, और जब एयर कंडीशन रूम में जाते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो किसी भी चीज़ का जो है उस ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस जो डिग्री है, ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स, द क्वांटिटी by which you can compare the hotness or coldness of body is called temperature। वो क्वांटिटी जिसके द्वारा हम hotness और coldness को कंपेयर कर सकें बॉडी के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। Generally we decide by touching whether any object is hot, hotter, cold, colder, but how accurate is our sense of touch। है जनरली हम डिसाइड करते हैं किसी चीज़ को टच करके कि वो कैसी है, वो ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, बट हाउ एक्यूरेट इज आवर सेंस टू ऑफ टच।
और जो है ये कैसे जो है एक्यूरेट हो सकता है कि हमारा जो सेंस है टच का वो किस तरीके से एक दूसरे एक्यूरेट बता सकता है। तो ये हम देखते हैं तो हमारा जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे, उसे महसूस नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है। We see that our finger is affected by the hotness and coldness of the two glasses. आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिंगर है हॉटनेस और कोल्डनेस दो ग्लासेस से जो है अफेक्टेड हुई है। किससे? 2 ग्लासेस से। ये कैसे हुई हम आप देखेंगे। एक्टिविटी 6 आपको रीडिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। एक्टिविटी 6 देखिए, टू फाइंड आउट इफ आवर सेंस ऑफ टच कैन गिव अस रिलायबल जजमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आपका जो सेंस ऑफ टच है आपको किस कहाँ तक जो है जजमेंट करने में गर्मी और हॉटनेस और कोल्डनेस को पता लगाने में यूज होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड द 3 glasses warm water as warm as you can bear to dip your finger in ice cold water and water at room temperature। आप जो है पानी लेंगे जिसके अंदर जो है आप जो है और गर्म पानी लेंगे और इतना लेंगे कि वो जिसके अंदर आप अपनी फिंगर को डिप कर सकें, और आइस कोल्ड वाटर लेंगे और ऐसा वाटर लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर हो। ठीक है। मेथड, पुट द वार्म वाटर, आइस कोल्ड वाटर एंड वाटर एट रूम टेम्परेचर। आपने गर्म पानी लिया, आइस कोल्ड वाटर लिया और वाटर एट रूम टेम्परेचर 3 ग्लासेस के अंदर, मतलब एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है और एक में नॉर्मल पानी है। Put the glasses containing water at room temperature in the middle of the other 2 glasses। क्या है, आपने जो है जो ग्लास जो जिसके अंदर रूम टेम्परेचर वाला जो पानी वाला नॉर्मल पानी है उस ग्लास को हमने मिडिल में रख दिया। किस में रख दिया? 2 ग्लास के बीच में रख दिया। पुट द इंडेक्स फिंगर, आपने इंडेक्स फिंगर और 1 हैंड इन वार्म, जो है अपनी इंडेक्स फिंगर जो है आपने गर्म पानी के अंदर डाल दी। एंड दैट ऑफ द अदर हैंड इज द आइस कोल्ड वाटर, और दूसरे हैंड की जो फिंगर है आपने किस में डाली? आइस वाटर में। After 1 minute, dip both the index finger into the water at room temperature। फिर आप कुछ देर बाद, कुछ मिनट बाद जो है दोनों इंडेक्स फिंगर को निकाल के आप नॉर्मल जो वाटर है मतलब रूम टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर है मतलब नॉर्मल वाटर के अंदर डाल देंगे। ऑब्जर्व फॉर द 1 finger water in the middle glass feel cold and to the other feels warm। तो आप देखेंगे जो मिडिल में जो ग्लास रखा है जिसमें नॉर्मल पानी है उसके अंदर आपने दोनों इंडेक्स फिंगर डाल दी तो आप महसूस करेंगे एक जो है आपकी ठंडी और दूसरी क्या है गर्म महसूस करेंगे। कंक्लूजन, द फिंगर इन द वार्म वाटर बिकम्स वार्म एंड व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर एट रूम टेम्परेचर इट फेल्ट रिलेटिवली कोल्ड। द फिंगर इन आइस कोल्ड वाटर कोल्ड एंड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लेफ्ट रिलेटिवली वार्म। क्या है, तो आप बात समझ गए आप कि आप ठंडा और गर्म किस तरीके से महसूस कर सकते हैं दोनों फिंगर्स के ज़रिए। जब नॉर्मल पानी के अंदर जाएंगे तो आपको जो है गर्म ही लगेगा और ठंडा जो है ठंडा ही आपको महसूस हो। We see that our finger is affected by the hotness and coldness of 2 glasses. Thus the terms cold and warm, hot are only relative। क्या है, आप देखेंगे क्या है एक दूसरे से क्या रिलेटिव है। कोल्ड एंड वार्म मतलब हॉट जो है ओनली जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू जज हॉटनेस और कोल्डनेस। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू जज हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हम डिपेंड नहीं रह सकते अपने सेंस ऑफ टच पर ये जज करने के लिए हॉटनेस और कोल्डनेस को। वी ऑलवेज नीड अ रेफरेंस बॉडी रिलेटिव टू विच we can say whether a given body is hot or cold, so we need an instrument to measure the degree of hotness or coldness which is not affected by the hotness or coldness of our sense of touch। क्या है, हम अपनी बॉडी को से फील करेंगे तो हमारी बॉडी जो अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है, मगर जो है हमें इस तरीके से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बिना किसी अफेक्ट के उसे उसके सेंस ऑफ टच से बताया जा सके। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि उसे टच करने पे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस से तो उस पर कोई इफेक्ट ना हो। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर,
मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। जो हम टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का जो मेजर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। थर्मो इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग हीट एंड मीटर मीन्स अ मेजरिंग डिवाइस। थर्मो की मीनिंग क्या है लैटिन में, क्या है, हीट होती है, ठीक है, और मीटर का मतलब क्या होता है, मेजरिंग डिवाइस। A thermometer consists of a glass tube with a bulb at one end। थर्मोमीटर क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके एक एंड पर मतलब एक सिरे पर क्या होता है, एक बल्ब होता है, ठीक है, ग्लास बल्ब होता है, ग्लास ठीक है, बल्ब की तरह होता है, ठीक है, जैसे आप अभी दिखाया जाएगा आपको। A capillary tubes runs through the length of the glass tube। और जो एक कैपिलरी ट्यूब होती है वो उस ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है। द ट्यूब इज ग्रेजुएटेड विद मार्किंग, और जो ट्यूब होती है उसके अंदर मार्किंग की गई होती है, मतलब एक ग्लास होता है, मतलब ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर फिर एक कैपिलरी ट्यूब होती है और कैपिलरी ट्यूब को मार्किंग किया गया है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड थर्मोमीटर आर लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो कॉमनली यूज किया जाता है थर्मोमीटर वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। द टेम्परेचर इज मोस्टली मेजर इन डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर जो है ज्यादातर किस में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस है। इट इज रिटन एज डिग्री सेल्सियस, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस। इट इज रिटन एज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखेंगे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज टू स्टैंडर्ड मार्किंग। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टू स्टैंडर्ड मार्किंग होती है, मतलब टू स्टैंडर्ड मार्किंग होती है। लोअर मार्किंग 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस, मतलब क्या है, उसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस मार्किंग होती है। लोअर मार्किंग जो कि क्या होती है, मेल्टिंग ऑफ आइस को शो करती है, ठीक है। द अपर मार्किंग 100 डिग्री सेल्सियस इज द, क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो क्या शो करता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर के बॉयल होने में, उबलने को। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। इस डिस्टेंस को 100 इक्वल डिवीजन में बांटा गया है। ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस, और हर एक डिवीजन जो है क्या कहलाता है, 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ईच डिवीजन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर कन्वीनियंस लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर मार्क 10 डिग्री below the lower and the 10 degree above the upper marking। तो इसलिए क्या है, आपके कन्वीनियंस के लिए उसे मार्किंग किया गया है, 10 लोअर डिग्री सेल्सियस से मार्किंग किया गया है और 10 अपर डिग्री से, मतलब ऊपर से मार्किंग किया है। नीचे से 10 डिग्री सेल्सियस तक लिया गया है और ऊपर से भी नीचे की तरफ 10 डिग्री सेल्सियस तक लिया गया है, ताकि आप इजीली इसे इस्तेमाल कर लें। Some labs scientists use another metric scale, the Kelvin scale। कुछ लैब साइंटिस्ट जो है एक अनदर मैट्रिक स्केल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर आर मेजर इन यूनिट कॉल्ड केल्विन। और जो टेम्परेचर इस स्केल पर मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, केल्विन में। इन ऑर्डर हम देख सकते हैं, सेल्सियस थर्मोमीटर है और ये केल्विन थर्मोमीटर है। तो हमने देखा ये 0 से 100 की तरफ है और ये 273 केल्विन से 373 केल्विन तक है, ठीक है। ये सेल्सियस है और ये केल्विन है। ये 0 से स्टार्ट है, ये -273 डिग्री सेल्सियस है। तो अब देखते हैं हम कंपैरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्सियस इन केल्विन स्केल का। 100 डिग्री सेल्सियस 370 केल्विन तक है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस जो है 0 केल्विन के इक्वल है। तो ये कंपैरिजन है सेल्सियस और केल्विन स्केल का। तो कन्वर्ट सेल्सियस डिग्री टू केल्विन डिग्री वी सिंपली ऐड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर। क्या है, अगर हम सेल्सियस डिग्री को केल्विन डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे तो हम सिंपली क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 1 केल्विन स्केल वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन पे। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक पानी जो है 273 केल्विन पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो हम सेल्सियस में करेंगे 273 को 0 डिग्री सेल्सियस में प्लस कर देंगे, तो वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन पर। तो वाटर जो है 373 केल्विन पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो 273
उसमें हमने 100 प्लस करा, ठीक है। इस तरीके से हम 273 प्लस करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके अंदर ये चीज़ प्लस कर देते हैं। सेल्सियस के अंदर 273 प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या होता है, आइस मेल्ट होना शुरू होती है। अगर हमने उसके अंदर 273 जो है ऐड कर दिया तो 273 केल्विन हो गया। तो इसका मतलब केल्विन स्केल के अंदर 273 पर आइस मेल्ट होना शुरू करता है। ऐसे जो है डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। अब हमने 100 के अंदर 273 को ऐड कर दिया तो 373 हो जाएगा। तो इसका मतलब केल्विन स्केल में 373 पर जो है वाटर बॉयल होता है। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। द केल्विन स्केल यूजुअली पार्टली बिकॉज इट लोवेस्ट वैल्यू, ओके, क्या है, केल्विन स्केल जो है आमतौर पर जो है उसे पार्टली यूज किया जाता है क्योंकि उसकी लोवेस्ट वैल्यू जो है क्या होती है, 0 केल्विन होती है। क्या होती है, 0 केल्विन। क्या होती है, 0 केल्विन होती है। उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू जो होती है 0 केल्विन होती है, विच इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। और वो किसके इक्वल होती है, -273 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 केल्विन जो होता है वो इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस के। इज एक्चुअली द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट एनीथिंग कैन रीच। क्या है, क्या है, ये सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी चीज पहुंच सकती है। Why is mercury considered an ideal liquid for thermometer? मरकरी को एक आइडियल लिक्विड क्यों माना गया है थर्मोमीटर के अंदर, ठीक है। तो मरकरी यूज इन थर्मोमीटर ड्यू टू इट्स वेरियस प्रॉपर्टी। क्या है, मरकरी को थर्मोमीटर में कई प्रॉपर्टी के बिना पर जो है यूज किया जाता है। मरकरी इज शाइनी सिल्वरी ग्रे कलर। क्या है, मरकरी जो होती है शाइनी सिल्वरी ग्रे कलर होती है। सो इट इज रिलेटिवली इजी टू सी, तो इसे हम इजीली हम देख सकते हैं। मरकरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास, और मरकरी जो है ग्लास पे चिपकती नहीं है। इट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिफॉर्मली विद द राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। क्या है, ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है एक समान, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है टेम्परेचर पे, ठीक है। मरकरी फ्रीज एट -39 डिग्री सेल्सियस। मरकरी जो होती है जम जाती है -39 डिग्री सेल्सियस में एंड बॉइल्स एट 357 डिग्री सेल्सियस, और ये बॉयल होती है 357 डिग्री सेल्सियस पर अंडर नॉर्मल प्रेशर। Therefore, it can be used over a wide temperature range, say -10 डिग्री सेल्सियस to 300 डिग्री सेल्सियस। और हम इसे जो है एक बड़े जो रेंज होती है टेम्परेचर उसमें यूज किया जा सकता है, जैसे कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका जो है इसको टेम्परेचर नापने में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नंबर 1, द थर्मोमीटर शुड नीदर बी प्लेस्ड इन अ वेरी हॉट लिक्विड नॉर इन आइस कोल्ड लिक्विड। क्या थर्मोमीटर को हमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड में रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे लिक्विड में रखना है। इट कैन ब्रेक, क्योंकि वो टूट सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड शुड बी विद इन द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर। और टेम्परेचर जो है हमें किस में रखना होता है, जो उसका थर्मोमीटर की जो रेंज है उसी के अंदर ही लिक्विड का जो है हमें जो है उसका टेम्परेचर मेजर करना है या उसमें रखना है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड शुड बी विद इन द रेंज ऑफ थर्मोमीटर। जो हमें जो है लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसी को हम उसी के बीच में रखना है जो हमारे थर्मोमीटर की रेंज है। नंबर 2, थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली। क्या है, हमें थर्मोमीटर को सीधा रखना है वर्टिकली, ठीक है। द बल्ब of the thermometer should be well surrounded by deep into the liquid or substance whose temperature is to be measured। क्या है, बल्ब जो है उसका थर्मोमीटर का उसे हमें वेल सराउंडेड डीप इनटू द लिक्विड और सब्सटेंस whose temperature is to be measured। हमें जो बल्ब होता है उस थर्मोमीटर का उसके अंदर अच्छे से डीप करना है जिस लिक्विड का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो उस जो बल्ब होता है थर्मोमीटर उसके अंदर सही से प्लेस्ड करना है, सही से डीप करना है। नंबर 4, द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द बीकर। और क्या है, उसका जो बल्ब है थर्मोमीटर का तो बॉटम और साइड को टच नहीं करना चाहिए बीकर की। नंबर 5, द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड और सब्सटेंस। क्या है, हमें रीडिंग ऑफ टेम्परेचर जो है लेनी चाहिए बिना
टेकिंग आउट द लिक्विड और सब्सटेंस, बिना उसे लिक्विड और सब्सटेंस से बाहर निकाले हुए हमें जो है उसकी रीडिंग लेनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। नंबर 6 देखेंगे, द आई शुड बी केप्ट एट द लेवल ऑफ द एंड ऑफ द मरकरी थ्रेड, और आपको जो है अपनी आई को उसके सामने रखना है, उस लेवल पर रखना है जहाँ पर मरकरी थ्रेड का एंड है। तो इस तरीके से ये हमें उसके यूज़ में थर्मोमीटर के हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर के। अब देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इट हैज़ नैरो किंक और क्या है कॉन्स्ट्रिक्शंस इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब। क्या होता है, इसके अंदर एक नैरो किंक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है। तो देखा आपने क्या है, इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब। When the mercury expands, it pushes through the kink, but when it is taken out of the patient mouth, mercury does not go back to the bulb, so the doctor can read patient temperature while the temperature is not in the patient's mouth. The mercury can be brought back into the bulb by the giving it a jerk after a thermometer has been read. क्या है, आपको जो है उसके पेशेंट के मुंह में जो है इस थर्मोमीटर को लगा दिया जाता है। हाँ, उसकी रीडिंग जो है मुंह के अंदर नहीं होती, उसे बाहर निकाल कर ही उसकी रीडिंग होती है, और फिर हम उसमें कोई झटका लगाएंगे तो फिर वो जो है वो अपने जो है बैक जो है अपने बल्ब में चली जाती है मरकरी। तो उसके अंदर जो थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी होती है, जो वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, और जहाँ उसका टेम्परेचर होता है बॉडी का या उस पेशेंट यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उसे देखेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर रन ऑन 2 डिफरेंट स्केल, वो 2 स्केल पर चलता है, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। उसमें एक सेल्सियस स्केल होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, और दूसरा क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल। इन सेल्सियस स्केल द थर्मोमीटर इज मार्क्ड 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल के अंदर जो मार्किंग की गई है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की मार्किंग की गई है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑन द थर्मोमीटर स्केल। अगर आप थर्मोमीटर स्केल पर आप एक स्मॉल डिवीजन की अगर उसे देखते हैं तो फॉर दिस काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन बिटवीन 2 बिगर मार्क। अगर आप 2 बड़े मार्क्स के बीच में अगर आप काउंट करेंगे स्मॉल डिवीजन्स को, डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। इफ़ द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इज 5, अगर स्मॉल डिवीजन क्या है 5 है, मतलब 2 बिगर मार्किंग के बीच में जो है 5 स्मॉल डिवीजन्स होते हैं, ठीक है, और उन 2 बिगर जो मार्किंग होती है डिवीजन की, स्मॉल डिवीजन की, वो क्या कहलाती है, डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस कहलाती है। और अगर हम उसके अंदर इफ द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इज 5, वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन, अगर हम एक स्मॉल डिवीजन की क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब वो एक जो डिफरेंस है, मतलब 2 बिगर के बीच में 5 स्मॉल डिवीजन्स होते हैं, और 2 बिगर का डिफरेंस का जो किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री सेल्सियस के। तो इसका मतलब अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस को 5 स्मॉल डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, मतलब एक स्मॉल डिवीजन जो है 0.2 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड। आपको जो थर्मोमीटर जो होल्ड करना है, पकड़ना है, तो उसके टॉप एंड से पकड़ेंगे, ऊपर सिरे से पकड़ेंगे। वॉश द थर्मोमीटर बाय डीपिंग इट्स बल्ब इन अल्कोहल। आपको थर्मोमीटर को क्या करना है, वॉश करना है। कैसे वॉश करेंगे, आप उसके बल्ब को किस में डिप करेंगे, अल्कोहल में। लेट इट ड्राई इन एयर, फिर उसे हवा में सुखाएंगे। लेट द लेवल ऑफ मरकरी, रीड द लेवल ऑफ मरकरी। आप फिर मरकरी के लेवल को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। इफ़ द लेवल ऑफ मरकरी इज़ ऑलरेडी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, उसका जो मरकरी का जो लेवल होगा बिलो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। देन यूज़ द थर्मोमीटर एज सच, फिर आप जो है उस इसी तरीके से आप उस थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द लेवल ऑफ मरकरी इज़ अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस,
bring it down by the giving a few jerks to the thermometer। अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस से मरकरी का लेवल ज़्यादा है तो आप उसे क्या करेंगे, एक थोड़ी उसे जर्क देंगे, मतलब हल्का सा झटका देंगे उसे थर्मोमीटर को। दिस विल फोर्स द मरकरी लेवल टू मूव डाउन। और ये चीज़ होगी जो हम जो जर्क देंगे, जो उसे हल्का सा झटका देंगे उसे हिला के, हाथ से हिला के, तो उस ये जो फोर्स लगेगी, जो मरकरी जो है फिर वो अपने जो लेवल है उस पर मूव डाउन हो जाएगी, चली जाएगी, मतलब क्या 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चली जाएगी। प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर द टंग। आप थर्मोमीटर के बल्ब को जो है ज़बान के नीचे रखेंगे, टंग के नीचे, और अंडर द आर्म पिट, या आर्म पिट के अंदर लगेंगे, बाजू के अंदर रखेंगे। इट इज़ सेफर टू प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द आर्म पिट। ये जो है आर्म पिट के अंदर जो है ये सेफर प्लेस है, मतलब यहाँ पर सुरक्षित जगह है जहाँ पर आर्म पिट के अंदर है। आफ्टर अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट बाद, टेक द थर्मोमीटर आउट एंड रीड द मरकरी लेवल। 1 मिनट बाद आप क्या करेंगे, उस थर्मोमीटर को निकाल लेंगे, निकाल के फिर उस मरकरी के लेवल को रीड करेंगे। रीडिंग द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की आप रीडिंग कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से पढ़ा जाएगा। सपोज द मरकरी लेवल इज एट द थर्ड स्मॉल डिवीजन बिटवीन 36 सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर रीडिंग विल बी, क्या है, मान लीजिए मरकरी लेवल जो है थर्ड स्मॉल डिवीजन पर है, थर्ड स्मॉल डिवीजन के बिटवीन में है, मतलब क्या 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। द टेम्परेचर रीडिंग विल बी, अब टेम्परेचर की रीडिंग किस तरीके से करेंगे, 36 + 3 मल्टीप्लाइड 0.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 36, क्योंकि वो 36 और 37 के बीच में है, और 36 पे भी क्या है 36 के बाद जो है 3 स्मॉल डिवीजन, 3 स्मॉल डिवीजन है। तो देखेंगे 36 के बाद जो अगला नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन होता है उसके बीच में 5 लाइन्स होती हैं, छोटी छोटी 5 स्मॉल डिवीजन्स होते हैं, तो उसमें से 3 डिवीजन तक ये जो है मरकरी का लेवल गया। तो अब 3 डिवीजन जो है उसे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता एक डिवीजन, स्मॉल डिवीजन जो है 0.2 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो 36 + 3 × 0.2 डिग्री सेल्सियस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.32 × 6 0.6 आ जाएगा। तो 36 में 0.6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36.6 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा 36.6 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर आर ग्रेजुएटेड ऑन द सेल्सियस स्केल। ज़्यादातर क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो किस पर ही है, डिग्री सेल्सियस स्केल पर ही बेस करते हैं। बट सम कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट यूज द फ़ारेनहाइट स्केल। आप देखिए कुछ देश जो है, कुछ कंट्रियाँ जो हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, वो क्या कौन सा स्केल यूज़ करती है, फ़ारेनहाइट स्केल। The temperature of a normal human body on the Fahrenheit scale is 98.4 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 98.4 डिग्री सेल्सियस है, एंड ऑन द सेल्सियस स्केल इट इज़ 36.9 डिग्री सेल्सियस। आप अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखें 98.4 डिग्री सेल्सियस है, और सेल्सियस स्केल पर देखेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए कंपैरिजन एंड कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। कंपैरिजन एंड कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन द सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। आप क्या सेल्सियस स्केल पर जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 100 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। इन 2 पॉइंट्स को 100 इक्वल डिवीजन में जो है इसके डिफरेंस को जो है डिवाइड किया गया है। ईच क्या है, ये जो ईच जो डिवीजन है वो क्या कहलाता है, डिग्री सेल्सियस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्सियस कहलाता है। The difference between these 2 points is divided into 100 equal divisions called degree Celsius. This is SI unit of temperature, और ये क्या है SI unit, standard unit of temperature है, ठीक है, Celsius. This was also called as centigrade. इसे हम क्या कह सकते हैं, centigrade. On the Fahrenheit scale 32 डिग्री Fahrenheit is taken as the melting point. अगर Fahrenheit स्केल पर देखा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ आइस, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
आइस का मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जबकि सेल्सियस स्केल के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप हम इसके अंदर डिफरेंस निकालें इन दोनों पॉइंट्स का 212 और 32 का, तो इसके अंदर 180 इक्वल डिविजन्स होते हैं। सेल्सियस वाले में 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं और फ़ारेनहाइट वाले में 180 इक्वल डिविजन्स होते हैं, जिसे हमने डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, उसमें डिग्री सेल्सियस कहते हैं। उसके अंदर 100 डिविजन्स होते हैं सेल्सियस वाले में, इसमें 180 इक्वल डिविजन्स होते हैं, ठीक है, इन्हें डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। अब देखेंगे कन्वर्जन फॉर्मूला, क्या देखेंगे कन्वर्जन फॉर्मूला। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, मतलब जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से। फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 ऐड कर देंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5/9 डिग्री सेल्सियस, वो जो है C इज इक्वल टू 5/9 है। तो फ़ारेनहाइट क्या है -32 क्या है। अगर हमें फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 9/5 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे 32। अगर हमें सेल्सियस में करना है तो 5/9 की मल्टीप्लाई करेंगे और फ़ारेनहाइट -32 कर देंगे। तो अब एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, ये तो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए और ये सेल्सियस में, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला करेंगे, इसमें 5 जो फ़ारेनहाइट है तो 5/9 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी फ़ारेनहाइट दिया गया है, ये फॉर्मूला है, आप इसे गौर से देखेंगे, ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। 5/9 ब्रैकेट में F -32, F क्या है 95। तो आप देखेंगे 5/9 फ़ारेनहाइट जो है 95 है -32 कितना आ गया 63। 5/9 मल्टीप्लाई 63। तो अब आप इसे डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 9 7 63, 5 7 35। मतलब कहने का मकसद क्या है हमारा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इक्वल है 35 डिग्री सेल्सियस के, 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। अभी ये क्या था हमारा फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था। ये हमने एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, 5/9 ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट जो भी दिया गया होगा उसमें से 32 को माइनस कर देंगे। तो हमें फ़ारेनहाइट कितना दिया गया था 95 में 32 को लेस करा तो कितना आ गया 63। अब हम इसे जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड हो रहा है 9 1 9, 9 7 63, 7 आ गया, 5 7 35। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो इक्वल हुआ 35 डिग्री सेल्सियस के। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आपको क्या करना है, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। पहले वाला एग्जांपल था उसमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है, इसमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है। तो आप देखेंगे F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस जो भी दिया गया होगा, जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया गया उसमें 9/5 की मल्टीप्लाई करें प्लस 32। तो अब हमें क्या दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो 9/5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 32। तो 9/5 में हमें क्या करना है, जो भी डिग्री सेल्सियस दिया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 8 40। यहाँ पर अगर डिवाइड करें 5 1 5, 5 8 40, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो अब देखते हैं हम, आप देखें 9 8 72 प्लस 32, 72 प्लस 32 कितना होगा 104। तो आपने देखा 40 डिग्री सेल्सियस जो है इक्वल है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने देखा, दो आपको सम्स कराए गए एग्जांपल देकर कि डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करना है और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। आप इन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से। और देखिए हम नीचे थर्मोमीटर दिखाते हैं, दोनों का कंपेरिजन। देखिए ये सेल्सियस स्केल है और ये फ़ारेनहाइट स्केल है। आप देखेंगे इसके अंदर मार्किंग देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका क्या है, फ़ारेनहाइट इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसमें सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप देखेंगे, आप इसे
इसके अंदर देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसके फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसके अंदर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा ये कंपैरिजन देखा सेल्सियस स्केल का और फ़ारेनहाइट स्केल का। अब हम देखते हैं ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फर्स्ट, इसके अंदर MCQ जिसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज, क्या है वो डिवाइस क्या है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करता है। तो देखेंगे बारोमीटर, हाइड्रोमीटर या थर्मोमीटर या नॉनोमीटर। तो इसमें क्या है थर्मोमीटर, अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आपने देखा क्या है वो थर्मोमीटर। तो ये इसका राइट आंसर क्या है थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एनी हेल्दी ह्यूमन एडल्ट इज, ह्यूमन जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है, आप देखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, 35। तो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का। नंबर थर्ड, द फिनोमिना इन विच द पार्टिकल ऑफ लिक्विड और गैस एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ हीट एंड देन मूव अवे फ्रॉम इट आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड। वो कौन सा फिनोमिना है जिसके अंदर लिक्विड और गैस जो है मूव करती है सोर्स ऑफ हीट से, मतलब एब्जॉर्ब करके उसे मूव करती है, ठीक है। तो कौन सा है, कंडक्शन ऑफ हीट है या कन्वेक्शन ऑफ हीट है या रेडिएशन ऑफ हीट है, ऑल ऑफ दीज। तो आप देखें कन्वेक्शन ऑफ हीट। नंबर 4, कुकिंग वेसल्स आर मेड फ्रॉम, आपको कुकिंग जो वेसल्स होते हैं खाना पकाने वाले बर्तन किस चीज़ के बनाने चाहिए, प्लास्टिक के, मेटल्स के, वुड के या रबर के। तो हमें किसके बनाने चाहिए, मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स क्या है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नंबर 5, द हीट रेडिएशन कैन पास थ्रू गिलास, वुड, मेटल्स, कॉटन, वूल। हीट रेडिएशन किससे पास हो सकती है, गिलास से। अब देखते हैं बी पार्ट इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर, रेडिएटर्स, कंडक्शन, वैक्यूम दिया गया है। तो फर्स्ट क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3 देखेंगे, देयर इज नॉट पॉसिबल इन लिक्विड एंड गैसेस। तो क्या है, कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन लिक्विड एंड गैसेस। नंबर 4, हीट रेडिएशन कैन इजीली पास थ्रू वैक्यूम। हीट रेडिएशन जो है इजीली पास हो सकता है किसमें से, वैक्यूम में से। शाइनिंग बॉडी आर पुअर रेडिएटर्स ऑफ हीट एनर्जी। क्या शाइनिंग बॉडीज जो होती हैं वो पुअर रेडिएटर ऑफ हीट एनर्जी होती है। अब देखेंगे हम ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है, सी पार्ट इसका, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। कंडक्शन इज नॉट सीन इन मोस्ट लिक्विड एंड गैसेस। ट्रू है, हम कंडक्शन जो है लिक्विड और गैसेस के अंदर नहीं देख पाते, उसमें होता भी नहीं है। कन्वेक्शन इजीली टेक्स प्लेस इन द ग्लासेस। कन्वेक्शन जो है ग्लास में इजीली टेक्स प्लेस हो जाता है, मतलब उसके अंदर हो जाता है। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों, वो किसके अंदर होता है, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड के अंदर नहीं होता। मरकरी वेट्स द ग्लास ट्यूब। मरकरी जो है ग्लास ट्यूब को गीला कर देती है, जबकि क्या है वो चिपकती नहीं, तो गीला कैसे करेगी, तो क्या है ये फॉल्स है। शाइनिंग बॉडी आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट। क्या है, क्या है, इसने कहा है शाइनिंग बॉडी जो है गुड एब्जॉर्बर है और गुड रेडिएटर है। क्या है, जबकि वो पुअर रेडिएटर है। शाइनिंग बॉडी जो है अपने में से हीट रेडिएशन को नहीं निकलने देती। तो ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। रेडिएशन कैन इजीली टेक्स प्लेस थ्रू वैक्यूम। रेडिएशन जो है वैक्यूम से इजीली रेडिएट हो जाती है, बात सही है। वैक्यूम से उसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती रेडिएशन की, इसलिए क्या है ये ट्रू है। देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक का जो है 1 वर्ड में इसका आंसर देना है। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो क्या है, वो कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, जो कि सेंसेशन देती है हॉटनेस और कोल्डनेस का। नंबर 2, अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। वो कौन सा डिवाइस जिससे कि हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, थर्मोमीटर है। थर्ड है, थर्मोमीटर हैविंग 100 इक्वल डिविजन्स
बिटवीन द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो उसमें क्या कहते हैं, थर्मोमीटर उसमें क्या है, डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 100 इक्वल डिवीजन किसमें होता है, डिग्री सेल्सियस वाले स्केल के अंदर होते हैं थर्मोमीटर के। और ईच जो डिवीजन है 100 डिवीजन होते हैं और ईच डिवीजन जो है क्या कहलाता है, डिग्री सेल्सियस कहलाता है। ठीक है। नंबर 4, द फ्लो ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू द डिफरेंट इन टेम्परेचर। फ्लो ऑफ ओशियन वाटर जो होता है टेम्परेचर के डिफरेंस से जो होता है वो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओशियन करंट्स बोलते हैं। इससे ओशियन करंट्स का क्या है, लैंड ब्रीज भी आती है और सी ब्रीज भी आती है। नंबर 5, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स। क्या है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स क्या है, रेडिएशन है। नंबर ई देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये आपको ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको खुद करने होमवर्क है आपके लिए। मैंने वैसे पेज मार्क कर दिया गया है हर क्वेश्चन के सामने कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किंक इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका पेज नंबर 36 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। आप उसे जब रीड करेंगे पेज को तो आपको इसका आंसर 36 पर मिलेगा। नंबर 2, व्हाई इज द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर कवर्ड विथ थिक प्लास्टिक। हम क्या है, प्रेशर कुकर के हैंडल को थिक प्लास्टिक से क्यों कवर करते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 31 पर मिलेगा। वैसे हमने रीडिंग में जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे तो उस वक्त समझा दिया था। नंबर 3, हाउ डज अ ब्लैंकेट कीप यू वार्म इन विंटर बट प्रिवेंट आइस फ्रॉम मेल्टिंग। क्या है, आप जो है ब्लैंकेट जो है सर्दियों में आपको गर्म रखता है, जबकि क्या है आइस को जो है पिघलने से बचाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, वैसे हम इसका आंसर बता चुके हैं, पीछे आप इसे देखेंगे। फिर नंबर 4 है, वाई इज कॉन्वेक्शन नॉट पॉसिबल इन द सॉलिड। कॉन्वेक्शन जो है सॉलिड में क्यों पॉसिबल नहीं है, पेज नंबर 31 पर इसका आंसर है। वाई डू पीपल वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। लोग जो हैं सर्दियों के अंदर जो है डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 33 पर है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर अपनी साइंस नोटबुक में करने हैं। बाकी जो बुक वर्क हमें आपको करा दिया गया है, तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, और ये जो अपना काम है इसे अपने साइंस नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।